मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन ये एक ऐसी घातक बीमारियों का समूह है, लक्षणों का समूह है जो बच्चों में देखा जा रहा है और प्रायः वैसे बच्चों में जो पहले कोविड-19 से संक्रमित हुए या जिनके घर में कोई संक्रमित हुए और बच्चे उनकी टच में आए। ये देखा गया कि बच्चों के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जब हाइपर एक्टिव होती है कोविड-19 के वायरस के विरुद्ध, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण से बहुत सारे ऑर्गन्स उस इन्फ्लामेशन के कारण से डैमेज होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जिसमें लिवर भी आता है, किडनी, ब्रेन, स्किन, त्वचा, आँख, आइज़। इस तरह से करीब करीब सारे ऑर्गन्स मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के अंतर्गत इन्फ्लेम्ड होते हैं, सूजन होते हैं। इस तरह से जिस ऑर्गन्स में यह डैमेज ज़्यादा होता है इस इन्फ्लेमेशन के कारण से, उसके लक्षण भी बच्चों में देखने मिलते हैं। जो सामान्य लक्षण मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चाइल्ड में देखने को मिलते हैं, उनमें हाई फीवर, 24 घंटे से ज़्यादा की बुखार, तेज सांस लेने में तकलीफ, हफनी टाइप से, उसके साथ साथ डायरिया, डिसेंट्री, पेट पे तेज दर्द, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बच्चे उठने में असमर्थ होते हैं या बच्चे उठने में बहुत परेशानी होती है, आँखों में लाली, त्वचा पे लाल लाल चिकटियाँ आना, पेशाब में कड़क होना या पेशाब में परेशानी होनी। इन सब लक्षण यदि किसी बच्चे में है और उसके घर में कभी किसी को कोरोना हुआ है या बच्चे को भी कभी कोरोना हुआ है कुछ दिन पहले, तो वैसी स्थिति में सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। इसकी जानकारी कैसे होती है? ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि जो बच्चे संक्रमित हैं उन्हें तो पता चलता है आरटी-पीसीआर के द्वारा कि संक्रमित ये बच्चे हैं, या किन्हीं में जो बच्चों में एंटीबॉडी कोविड-19 के अगेंस्ट में बने होते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे कभी संक्रमित हुए लेकिन उनमें उस समय कोई लक्षण नहीं आया। घर में, परिवार में कोई व्यक्ति बड़े भी संक्रमित हुए होंगे लक्षण के साथ या बिना लक्षण के भी, और बच्चों में भी उसी तरह का संक्रमण हुआ। और बच्चों में चूंकि कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक बच्चे होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन हुआ उस समय पता नहीं चला, लेकिन बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग हुआ उस एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी, तो उस समय बच्चों में पता भी नहीं चला कि इन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन बॉडी के अंदर उनके एंटीबॉडी देखे जाते हैं जब जांच किए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ब्लड के, जिनमें जो टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC होता है, जिसमें कि न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहना, लिम्फोसाइट का कम होना, उसका रेशियो ऑल्टर हो जाना, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP का बढ़ जाना, डी डाइमर का बढ़ जाना, LDH या फेरिटीन जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर का बढ़ जाना, SGPT लिवर फंक्शन टेस्ट का जो करता है उसका बढ़ जाना, किडनी पर यदि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो क्रिएटिनिन के लेवल में बढ़ोतरी होनी। इन सबों के साथ साथ जब ये ब्लड मार्कर्स के साथ यदि सांस लेने में तकलीफ है तो लंग्स की फोटो होती है, एक्सरे होती है या CT होती है कि लंग्स में कोई समस्या आई है कि नहीं इन्फ्लेमेशन के कारण से। इकोकार्डियोग्राफी देखी जाती है कि लंग की हार्ट के मसल्स पर कोई असर तो नहीं डाला, मायोकार्डाइटिस नहीं हुई, हार्ट का पंपिंग ठीक है कि नहीं, कि कम जा रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चों में जनरली सामान्य जितने BP होनी चाहिए बच्चों की उस एज के हिसाब से उसमें कमने लगती है, ब्लड प्रेशर भी कमने लगती है बच्चों की। तो हार्ट की पंपिंग ठीक है कि नहीं, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा पेट की स्थिति देखी जाती है, कार्डियोग्राफी के द्वारा बच्चे की हार्ट की स्थिति देखी जाती है, लंग्स की स्थिति एक्सरे और HRCT के द्वारा देखी जाती है। और इन सब टेस्ट जो ब्लड मार्कर्स या फिर और जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उससे ये सर्टेन किया जाता है कि कितना ज़्यादा डैमेज है। जो ट्रीटमेंट होता है वो इंटेंसिव केयर यूनिट में कराने की आवश्यकता होती है। पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में बच्चों की ट्रीटमेंट सामान्यतः होती है, और ट्रीटमेंट में अभी तक
जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, रिहाइड्रेशन होता है, यदि बच्चों में बीपी लो हो रही है, पानी लवण की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, तो रिहाइड्रेट किया जाता है आईवी फ्लूइड के द्वारा। और उसके अलावे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए उसमें स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ सकती है, एंटीबायोटिक जो कि और सेप्टिसीमिया न हो और इन्फेक्शन न हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो इस इन्फ्लेम्ड कंडीशन में, उसके लिए उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और इन्फ्लेमेशन के कारण से हाइपर कोएगुबिलिटी स्टेट होती है बच्चों में भी, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट करने की संभावनाएं बच्चे में भी बढ़ती है। इसलिए एंटीकोएगुलेंट या ब्लड थिनर भी बच्चों में चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ सकती है जो कि न्यूट्रलाइज करे। और ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है यदि बच्चों का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है। वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है यदि लंग्स को ज़्यादा डैमेज हुआ है या उसके हार्ट में ज़्यादा डैमेज है, तो उसे भी असिस्ट करने की आवश्यकता पड़ सकती है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में। इसके प्रिवेंशन के ही उपाय करने की आवश्यकता है। इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? इसके प्रिवेंशन करने में सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों के माता पिता अपना खुद वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। बच्चों को भी कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न ले जाएं, क्योंकि बहुत जगह एसिम्प्टोमेटिक कैरियर यदि घूम रहे हैं, यदि हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो उन्हें पता भी नहीं, और बच्चे संक्रमित यदि होते हैं, उन्हें बिना लक्षण आए हुए एंटीबॉडी बनती है, और जब हाइपर रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडी का, तो बच्चों में इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। हालांकि सभी बच्चों में इस तरह की समस्याएं नहीं देखी जाती हैं, और आज यही चैलेंज के कारण से सीडीसी अटलांटा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएस में भी और अन्य सारे साइंटिस्ट, मेडिसिन एक्सपर्ट इस पर जुटे हुए हैं कि क्यों कुछ बच्चों में ही आता है, बहुत कम बच्चों में होता है, लेकिन क्यों वैसे बच्चों में होता है, अनेकों बच्चों में नहीं होता है। इसके क्या कारण है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, इन सबों पर रिसर्च अभी चल ही रही है। लेकिन इस बीच प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बच्चों का टीकाकरण भी जल्द से जल्द हो, वो भी आवश्यक है। बच्चे पीडियाट्रिक डोज के स्टैंडर्डाइजेशन करना आवश्यक है, ट्रायल करना आवश्यक है, बच्चों के टीका पर विशेष रिसर्च करना आवश्यक है, जिससे कि उसका अप्रूवल हो और बच्चों को टीका पड़ना शुरू हो जाए। जैसे यूएस में मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों के लिए अप्रूव हो गया है, और वह बहुत तेज़ी से बच्चों में 12 से 17 साल के बच्चों में टीकाकरण चल रहा है। और 6 महीने से 2 साल के बच्चे, 2 से 6 साल के बच्चे और 6 से 12 साल के बच्चों के बीच भी टीकाकरण के लिए जो शोध है, जो उन पर ट्रायल्स चल रहे हैं कि किस डोज में कितना एप्रोप्रिएट रहेगा, जिससे कि बच्चे भी कोविड-19 के प्रति इम्यून हो पाए, उन्हें ये इन्फेक्शन ना हो, और इन्फेक्शन नहीं होने के कारण से फिर इम्यून हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होगी और इस तरह की बीमारी भी नहीं होगी।